नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सन 1610 में एक दिन शाम को महाराजा उदय सिंह ने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी महारानी को फोन करके कहा, प्रिय, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर शहर का दौरा करने जा रहा हूँ, इसलिए महल पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। सेवकों से कहना कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक लाइटें बंद ना करें। इस कहानी में हास्यपद और विचित्र बात कौन सी थी? धन्यवाद। इस कहानी के बारे में विचित्र बात यह है कि 400 साल पहले रहने वाले एक महाराज को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए बताया गया है। अब यह सुनिए। इमरान ने शर्ट, पैंट, टाई, कोट और जूते पहने और सिर पर एक सोने का मुकुट लगाया। वह हाथ में एक तलवार लेकर हाईवे पर गया और धीरे धीरे चलने लगा। यह बात भी विचित्र और हास्यपद है, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई मुकुट लगाकर हाथ में तलवार लिए नहीं घूमता। ये दोनों दृश्य नामुमकिन और अस्वीकार्य लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि किसी निश्चित काल में क्या हुआ होगा। उस काल से विपरीत कोई भी बात बहुत विचित्र और मूर्खतापूर्ण लगती है। काल के आधार पर हमारा दिमाग चीजों की विशिष्टता पहचान पाता है और उसके अनुसार उन्हें स्वीकार करता है। अब एक खेल का समय है। इस खेल के 4 चरण हैं। सबसे पहले आपको अपने जन्म के महीने के आधार पर समूह बनाने हैं। जैसे कि जनवरी में पैदा हुए सब लोग एक समूह में होंगे, उसके बाद फरवरी इत्यादि। फिर आपको गिनना है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक समूह के सबसे छोटे कद वाले व्यक्ति को समूह से अलग खड़ा होना है। तीसरे चरण में प्रत्येक समूह के सदस्यों को कद के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा होना। सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति सबसे आगे खड़ा होगा। चौथे चरण में सदस्यों को अपनी जन्म की तारीख के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में खड़ा होना है। जन्म के वर्ष पर ध्यान नहीं देना है, केवल तारीख के अनुसार क्रम बनाना है। क्या हम शुरू करें? बहुत अच्छी तरह खेला, धन्यवाद। सबसे पहले आपने जन्म के महीने के अनुसार समूह बनाए। किसी चीज के आधार पर समूह बनाने को वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद समूह में सबसे कम कद वाला व्यक्ति अलग खड़ा हुआ। किसी निश्चित गुण के आधार पर किसी व्यक्ति को उसके समूह से अलग पहचान पाना, इसे विशिष्टता ढूंढना कहते हैं। तीसरा चरण है समूह में कद के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में खड़े होना और अंत में अपनी जन्म की तारीख के अनुसार खड़े होना। जब चीजों को किसी इकाई जैसे कि समय, कद, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि के आधार पर एक के बाद एक रखा जाता है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। मैं दोहराती हूं। जब चीजों को किसी इकाई जैसे कि समय, कद, चौड़ाई,
लंबाई इत्यादि के आधार पर एक के बाद एक रखा जाता है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। आइए अनुक्रमण को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रम को देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। 10 के बाद क्या आएगा? सही कहा, 10 के बाद 12 आएगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ 12 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती? हमने देखा कि इसमें एक पैटर्न है। ये सारी सम संख्याएं हैं और इन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसलिए तर्क के अनुसार अगली संख्या 12 होगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आपको स्क्रीन पर कुछ और क्रम दिखाए जाएंगे। आपको उन क्रमों के तर्क को समझते हुए क्रम में आने वाली अगली संख्या को पहचानना है। क्या आप तैयार हैं? 4, 8, 12, 16, 3, 9, 27, 2012, 2002, 1992। धन्यवाद। आइए अब उत्तर देखते हैं। पहला क्रम संख्या 4 से शुरू होता है और उसके बाद आगे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए पहले वाली संख्या में 4 जोड़ा गया है। 0 में 4 जोड़ा मिला 4, 4 में 4 जोड़ा मिला 8, 8 में 4 जोड़ा मिला 12, 12 में 4 जोड़ा तो मिला 16। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या 4 की गुणज है, जिन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। 1 गुणा 4, 2 गुणा 4, 3 गुणा 4 इत्यादि। इसलिए अगली संख्या होगी 20। 16 + 4 या 5 गुणा 4। दूसरे क्रम में पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 9, तीसरी संख्या है 27। पैटर्न ये है कि आगे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या को 3 से गुणा किया गया है। इसलिए पहले वाली खाली जगह में 27 गुणा 3 होगा, जो है 81। दूसरी खाली जगह में 81 गुणा 3 आएगा, जो है 243। तीसरे पैटर्न में संख्याओं को घटते हुए क्रम में लगाया गया है। पहली संख्या है 2012 और अगली है 2002, जो कि पहली संख्या से 10 कम है। तीसरी संख्या है 1992, जो कि 2002 से 10 कम है। इसलिए पहली खाली जगह में 1982 आना चाहिए, क्योंकि 1992 घटा 10 1982 होता है। दूसरी खाली जगह में 1982 घटा 10 आएगा, जो है 1972। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अगली 2 खाली जगहों में तीर की स्थिति क्या होगी? शुरुआत में तीर ऊपर की तरफ है, या कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ है, और उसके बाद उसे दाईं तरफ 90 डिग्री के कोण पर घुमाया गया, जिससे वह पूर्व की ओर इशारा कर रहा है। तीसरे चित्र में उसे फिर से दाईं तरफ
90 डिग्री के कोण पर घुमाया गया, जिससे वह दक्षिण की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए इसके बाद तीर को फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा, तो वह पश्चिम की ओर इशारा करेगा। आखिर में उसे फिर से 90 डिग्री पर घुमाया जाएगा, जिससे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में उत्तर की ओर हो जाएगा। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर 4 वर्ग दिखाए जाएंगे, जिनमें अलग अलग आकृतियां बनी होंगी। चौथा वर्ग खाली होगा। आपको बताना है कि चौथे वर्ग में आकृतियों की स्थिति क्या होगी। आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आइए अब सही जवाब देखते हैं। हम देख सकते हैं कि वर्गों में आकृतियों का एक निश्चित पैटर्न है। वर्ग में बनी सभी आकृतियां दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हैं। इस तर्क के अनुसार चौथे वर्ग में आकृतियां इस तरह दिखेंगी। निश्चित क्रम वाले पैटर्न से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि क्रम में आगे क्या आएगा। अब क्रियाकलाप द्वारा हम यह देखेंगे कि इन योग्यताओं का इस्तेमाल हम अपने वास्तविक जीवन में किस तरह कर सकते हैं। बस में सफर करके आप सबसे दूर कौन सी जगह गए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वह बस रास्ते में किन किन जगहों पर रुकी थी? आपको इन जगहों के नाम सही क्रम में बताने हैं। इसी तरह आपको यह बताना है कि जब आप रेलगाड़ी से किसी जगह गए, तब आपके शहर या गांव से शुरू होने के बाद रास्ते में कौन सी जगहें आई। यह भी आपको सही क्रम में बताना है। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाइए। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। 2 जगहों के बीच जो स्टेशन आएंगे, उनके क्रम को बदला नहीं जा सकता। इसी तरह कुछ क्रम ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उस क्रम की वजह से ही कोई विधि अर्थपूर्ण होती है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे जिनका क्रम सही नहीं है। आपको उन वाक्यों को सही और तर्कपूर्ण क्रम में लगाना है। इससे पहले वह एक वकील के तौर पर काम करती थी। विधानसभा में चुने जाने के बाद आपको बहुमत हासिल करना पड़ता है। वह नई मुख्यमंत्री है। पिछले साल वह पार्टी की नेता बनी। वह हाल ही में मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनी गई। पार्टी की नेता बनने के समय भी वह वकील के तौर पर काम कर रही थी। बहुत बढ़िया। क्या अब हम सही क्रम देखें? वह हाल ही में मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनी गई। वह नई मुख्यमंत्री है। इससे पहले वह एक वकील के तौर पर काम करती थी। पिछले साल वह पार्टी की नेता बनी। पार्टी की नेता बनने के समय भी वह वकील के तौर पर काम कर रही थी। विधानसभा में चुने जाने के बाद आपको बहुमत हासिल करना पड़ता है।
चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति को खुद की योग्यता साबित करनी होती है और पार्टी में नेता बनना होता है। इसके बाद चुनाव जीतना पड़ता है और पार्टी के नेतृत्व की योग्यता साबित करने के लिए विधानसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री का पद हासिल करने का यही क्रम है। अब हम एक क्रम देखेंगे जो प्रकृति में पाया जाता है। जब अंडे फूटते हैं तब उसमें से इल्लियां निकलती हैं और वे पत्ते खाकर बड़ी होती हैं। इसके बाद वे अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती हैं और सुंदर पंख प्राप्त करने से पहले अपने कवच के अंदर ही रहती है। तितली बनने के लिए उन्हें इन सब चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण पर कुछ आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं जिनके बिना वे तितली नहीं बन सकती। इसी तरह मनुष्यों को भी बड़े होने से पहले कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। कुछ चरणों से गुजरने के बाद ही मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से वयस्क हो पाते हैं। प्रत्येक चरण की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। अगर हम इस क्रम को बदलने की कोशिश करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अनुक्रमण की मदद से हम प्रकृति की व्यवस्था को समझ सकते हैं। अनुक्रमण के फायदे। प्रकृति की व्यवस्था क्रम को समझने में मदद मिलती है। अब आपको स्क्रीन पर कुछ और चित्र दिखेंगे। आपको इनका सही क्रम पहचानना है। बहुत बढ़िया। आइए अब सही क्रम देखते हैं। भिगोना, धोना, खंगालना, ये काम सही क्रम में करने चाहिए। क्रम को बदलने से हमें सही परिणाम नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, इस परिस्थिति में क्रम बदलने से कपड़े साफ नहीं होंगे। सही क्रम में काम करने से आपको वांछित फल मिलेगा। अनुक्रमण के फायदे। वांछित फल मिलता है। करुणा सुबह देर से उठी। काम खत्म करने के बाद उसे स्कूल जाना था। उसकी माँ उसे जल्दी तैयार होने के लिए कह रही थी। करुणा कुछ देर के लिए रुकी और उसने कामों का सही क्रम बनाया। ऐसा करने से वह स्कूल जाने से पहले अपने सारे काम खत्म कर पाई। हमने इससे क्या सीखा? चिंता और परेशानी से बचने के लिए हमें अपने काम क्रम में लगा लेने चाहिए। अनुक्रमण से हमारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। अनुक्रमण के फायदे। काम को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। आइए अनुक्रमण का एक और फायदा देखते हैं। अगर आप शतरंज खेलना चाहते हैं तो आप किसी से कहेंगे कि वह आपके साथ खेले। आप शतरंज के बोर्ड को दोनों खिलाड़ियों के बीच रखेंगे और सफेद व काले मोहरों का चुनाव करेंगे। इसके बाद आप अपने मोहरे जमाएंगे। फिर आप खेलना शुरू करेंगे और सोच समझकर अपनी चाल चलेंगे। जिन प्यादों या मोहरों को आपने मार दिया होगा वे बोर्ड से हटा दिए जाएंगे। जब किसी खिलाड़ी के राजा को शह और मात दे दी जाएगी तब खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म होने पर बोर्ड हटा दिया जाएगा और अगला खेल खेलने से पहले
उसे उपयुक्त जगह पर रख दिया जाएगा। जो काम करने हैं उनकी सूची बनाना और फिर उन्हें सही क्रम में रखना, इसे कार्य योजना कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। कादिर एक गायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, जो कि उसके स्कूल में 10 दिनों बाद होगी। उसने अपने कार्यों की सूची पहले ही बना दी। पहले खुद का नाम दर्ज करवाना, फिर गीत चुनना, गीत को याद करना, उसका अभ्यास करना, साज चुनना इत्यादि। उसने आज ही इन बातों पर काम करना शुरू कर दिया। वह इस बारे में अपने दोस्त मयंक के साथ चर्चा कर रहा है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। नाम दर्ज करवाने से लेकर भाग लेने तक अगर सारे कार्यों की सूची सही क्रम में बनाई जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने की कार्य योजना अपने आप सामने आ जाती है। अनुक्रमण के फायदे। कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब चीजों को किसी इकाई जैसे कि समय, कद, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि के आधार पर एक के बाद एक रखा जाता है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के फायदे। प्रकृति की व्यवस्था या क्रम को समझने में मदद मिलती है। वांछित फल मिलता है। काम को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब थोड़ा गृह कार्य लिखने का समय है ताकि ये बातें आपको अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। अगले सप्ताह आपके भाई की शादी है। आपके पापा ने आपको कुछ निमंत्रण पत्र दिए हैं जो आपको आस पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्तों को देने हैं। आपके पापा ने वर्णमाला क्रम के अनुसार वे निमंत्रण पत्र रखे हैं। जब आपने निमंत्रण पत्र देखे तो आपको पता चला कि कुछ दोस्त आपकी गली में रहते हैं, कुछ एक गली के आगे रहते हैं और कुछ 3 या 4 गलियों के आगे रहते हैं। आप क्या करेंगे? जवाब। 1। मेरे पापा ने जिस क्रम में निमंत्रण पत्र जमाए हैं मैं उसी क्रम में देने जाऊंगी। 2। मैं गलियों के अनुसार निमंत्रण पत्र जमाऊंगी और उसके बाद देने जाऊंगी। 3। मैं पहले उन्हें गली के अनुसार और फिर प्रत्येक गली के मकान नंबर अनुसार जमाऊंगी और उसके बाद देने जाऊंगी। प्रश्न 2। इस पैटर्न में आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जवाब।
कृपया अगले सत्र में आने से पहले इन प्रश्नों के उचित जवाब ढूंढ कर आइएगा। इनके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आपका स्वागत है छात्रों। क्या अब हम गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। अगले सप्ताह आपके भाई की शादी है। आपके पापा ने आपको कुछ निमंत्रण पत्र दिए हैं जो आपको आस पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्तों को देने हैं। आपके पापा ने वर्णमाला क्रम के अनुसार वे निमंत्रण पत्र रखे हैं। जब आपने निमंत्रण पत्र देखे तो आपको पता चला कि कुछ दोस्त आपकी गली में रहते हैं, कुछ एक गली के आगे रहते हैं और कुछ 3 या 4 गलियों के आगे रहते हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब, मेरे पापा ने जिस क्रम में निमंत्रण पत्र जमाए हैं मैं उसी क्रम में देने जाऊंगी, अनुचित है। भले ही निमंत्रण पत्र वर्णमाला क्रम में हो, पर वे व्यक्ति अलग अलग गलियों में रहते हैं। वर्णमाला क्रम में जाने से आपका बहुत समय बर्बाद होगा और आपको कुछ गलियों के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरा जवाब, मैं गलियों के अनुसार निमंत्रण पत्र जमाऊंगी और उसके बाद देने जाऊंगी। यह भी अनुचित है। गली में किसी का घर आगे हो सकता है और किसी का पीछे। इस वजह से आपको एक गली में भी बार बार घूमना पड़ सकता है। यह जवाब, मैं पहले उन्हें गली के अनुसार और फिर प्रत्येक गली के मकान नंबर अनुसार जमाऊंगी और उसके बाद देने जाऊंगी, सबसे उचित है। ऐसा करने से आपकी कार्य योजना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और आप समय बर्बाद किए बिना व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर पाएंगे। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। इस पैटर्न में आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जवाब, अगले प्रश्न का उचित उत्तर है बी। आपका जवाब क्या है? क्या आपके सारे जवाब सही थे? अगर हाँ तो आपको बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?